हेलो गाइस, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ आए थे यहाँ एज ए ट्रेडर्स, उसमें पोर्टुगीज़ के बारे में और डच के बारे में। थर्ड नंबर पे आता है हमारा द फ्रेंच। जो फ्रांस के लोग थे वो भी यहाँ पर अपने बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग कंपनी के लिए आए थे और उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1664 को। 1664 को जो यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दूसरा, ये जो थे EEIC के यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बहुत बड़े चैलेंजर थे, यानी कि दोनों में बहुत कहना चाहिए कि बिज़नेस की टक्कर थी दोनों में आपस में, देशों में। तो जो फ्रेंच सेटलमेंट था अर्ली, वो हमारा पौंडीचेरी, जो अब पुडुचेरी के नाम से फेमस है। मैंने कहा था ना कि आप लोगों से काफ़ी सारे नाम चेंज हो गए हैं पहले के हमारे। दूसरा, चंदनगौर, माहे और कराईकल, इन प्लेस पर इन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया था। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जितने भी हमारे साउथ के स्टेट हैं, हमारे जो हैं तो सिटीज़ हैं, वहीं पर ये लोग आए थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उस समय सी रूट ही मेन था जिसके थ्रू वो अपना ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पर अपना सामान ला सकते थे और उसी सी रूट के थ्रू वो लोग खुद भी आए थे यहाँ पर। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे कहना चाहिए सी पोर्ट थे, उन्होंने उन्हीं सिटीज़ को अपना सेंटर बनाया था। अब बात करते हैं हम, फोर्थ नंबर पे आ गई हमारी द EEIC अर्ली ईयर्स की। स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी थी और वो किस तरह से आई थी। जैसे कि ये तीनों देश हमारे पोर्टुगीज़ जो था और डच, फ्रांस, ये यहाँ पर एज ए ट्रेडर्स आए थे। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर एज ए ट्रेडर्स बिजनेस करने के लिए आई थी। सबसे पहले 1609 में फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन्होंने सूरत में ली थी, यानी कि सबसे पहले इन्होंने सूरत में ही अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था 1609 को। सर थॉमस रॉय, ये ब्रिटेन के सबसे पहले एम्बेसडर थे जो कि यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुग़ल एम्परर जहांगीर की कोर्ट में जाकर उनसे बिज़नेस करने के लिए या ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए परमिशन ली थी। अब जो सर थॉमस रॉय हैं, ये 1615 में आए थे यहाँ पर और 1619 तक यहाँ पर रुके और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काफ़ी बढ़ाया। अब क्योंकि इन्हें जो था, ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कि यहाँ प्रॉपरली या पूरी तरह से जो मुग़ल एम्परर थे उनसे परमिशन ली थी अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीज़ स्टार्ट करनी शुरू कर दी इंडिया में और इन्होंने जो अपनी अदर्स फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में वो थी भड़ौच, अहमदाबाद, मुसलीपट्टनम में इन्होंने 1611 को अपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो स्टार्ट की थी। इन्होंने अपना बिज़नेस वहाँ पर स्टार्ट किया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बालासोर और ओडिशा, जिसे अब प्रेजेंट में ओडिशा के नाम से जानते हैं हम, यहाँ इन्होंने 1633 को अपनी जो ये सेटअप की थी अपनी इंडस्ट्रीज़ बालासोर में और ओडिशा में, जिसे अब ओडिशा के नाम से जानते हैं हम। ये नेम जो आपको चेंज मिल रहे हैं, ये उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंग्वेज के साथ साथ आप जानते हैं प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। तो ये बहुत जो वर्ड्स ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे या जिस वर्ड को इन्होंने जो प्रोनाउंस किया वही उस समय नेम पॉपुलर हो गया। जैसे ओडिशा ही नाम था इसका पहले टाइम में, लेकिन इन्हें ओडिशा बोलना नहीं आया तो उन्होंने ओडिशा कर दिया। इसका जो वर्ड इनको बोलने नहीं आते थे, जो ये बोलते चले गए, तो वही आगे चल के ट्रेडिशन बन गया। तो बालासोर और ओडिशा में इन्होंने 1633 को अपना बिजनेस सेंटर इस्टेब्लिश किया। इसके बाद इन्होंने हुगली जो बंगाल में है 1651 को इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद मद्रास को प्रेजेंट टाइम में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, बॉम्बे
जिसे कि हम प्रेजेंट में मुंबई के नाम से जानते हैं, कैलकाटा जो अब कोलकाता हो गया है, यहाँ इन्होंने अपने बिजनेस सेंटर स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश किए थे। बॉम्बे जो था एक ग्रुप ऑफ आइलैंड था उस समय, जो कि पोर्टुगीज़ के अंडर कंट्रोल था, यानी कि जो पुर्तगाली लोग थे वो वहाँ पर अपना बिजनेस करते थे बॉम्बे सी पोर्ट से। अब क्या हुआ कि मई 1661 में जो ब्रिटिश प्रिंस थे चार्ल्स, उनकी शादी पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस जो कि कैथरीन थी, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उनसे शादी हुई थी। अब उनकी शादी में जो पोर्टुगीज़ के किंग थे उन्होंने एज ए डाउरी, अब देखिए उन्होंने एज ए डाउरी में क्या दिया अपनी बेटी को, जो प्रिंस थी वहाँ की प्रिंस कैथरीन को, उन्होंने जो बॉम्बे का ये सी पोर्ट था उनके अंडर कंट्रोल, वो उन्होंने डाउरी में अपनी बेटी को दे दिया, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल आ गया। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके अंडर कंट्रोल ये इस तरह से आया क्योंकि ब्रिटेन के राजकुमार की शादी, प्रिंस चार्ल्स की शादी उस समय कैथरीना जो है ब्रिगेंजा से हुई थी, और उनके फादर ने जो किंग जॉन फोर्थ थे, उन्होंने पोर्टुगीज़ के उस समय राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी को बॉम्बे की ये जितना भी सी पोर्ट था उस समय डाउरी में दे दिया था। तो इस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल आ गया था बॉम्बे उस समय, क्योंकि बॉम्बे आज भी और उस ब्रिटिश टाइम में भी एक बहुत बड़ा सी पोर्ट था, जहाँ से कि बहुत आपने देखा होगा बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो वहीं से ही इंडिया आए थे, और उन्होंने ही आप देखेंगे बॉम्बे की बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं हिस्टोरिकल जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू बनवाई गई हैं। तो उन्होंने वो बिल्डिंग्स जो थी, क्योंकि वहाँ उनकी टेरिटरीज थी, वहाँ उनका बिजनेस चलता था, उनका ट्रेडिंग सेंटर था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स, वहाँ चर्च बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई। तो जहाँ जहाँ इन लोगों के ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ जो है ज़्यादातर ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स देखेंगे बनी हुई। उसका रीज़न क्या है, जो उनके ऑफिसर्स होते थे वो वहाँ पर रहते थे, वहाँ से ये अपना बिजनेस चलाते थे। अब ये तो आपने पढ़ा अभी तक इसमें कि किस तरह से ये 4 कंट्रीज़ जो थे यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में एज ए ट्रेडर्स आए, और लास्ट में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में रही, जिसने काफ़ी टाइम तक यहाँ पॉलिटिकल ओवर रूल किया हम लोगों को, हमें अपनी टेरिटरीज़ बना कर रखा, हम उनकी कॉलोनी बनकर रह गए ब्रिटिशर्स की। एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद आप सब जानते हैं कि फिर हमने अपने इंडिपेंडेंस को वापस लिया। और इससे पहले हम अब इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पावर। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि चारों ही बहुत पावरफुल कंट्री थे, चारों ही बिजनेस करने के लिए आए थे इंडिया में। अब उन्होंने क्या काम किया कि आपस में क्या होना था कि पावर के लिए वॉर तो होनी थी, स्ट्रगल तो होनी थी, क्योंकि हर एक कंपनी ये चाहती थी कि मतलब यहाँ सी पोर्ट्स थे वो तो लिमिटेड थे कि यहाँ ये मेरे अंडर कंट्रोल में हो, ये मेरे अंडर कंट्रोल में हो, ये बिजनेस सेंटर जो है ये पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाए ये एरिया। तो इस तरह से इनके एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ, जिसे कि हम हिस्ट्री में जानते हैं द कार्नेटिक वॉर के रूप में। अब 3 कार्नेटिक वॉर स्टार्ट यहाँ पर हुई थी इंडिया में। फिर उसके बाद में जब वॉर होती थी फिर ट्रीटी होती थी, संधि होती थी, उसमें इन लोगों के कुछ डिसीजन लिए जाते थे जिसे फॉलो करते थे वो। तो एक के बाद एक इस तरह से 3 कार्नेटिक वॉर इंडिया में हुई। ये सारी वॉर जो थी ये पावर के लिए थी, और मेन चीज़ क्या है, जो इंडिया में मोस्टली उस समय प्रिंसली स्टेट थी, तो उन्हें ये जो छोटे छोटे नवाब, जागीरदार, जमींदार, प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग यूनिटी में नहीं थे उस समय। जब हम लोग यूनिटी में नहीं थे उसी का फ़ायदा इन कंपनीज़ ने उठाया। उन्होंने क्या काम किया, आप जानते हैं डिवाइड एंड रूल, कि हमें अलग अलग किया। हम तो अलग पहले से ही थे, यूनिटी में तो हम लोग थे ही नहीं, इसलिए उनके लिए बहुत आसान हो गया हम लोगों को अलग अलग ब्रेक करना और अपना एक एम्पायर खड़ा करना, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्नेटिक वॉर के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने आपको पोर्टुगीज़ के बारे में और डच के बारे में बताया था, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो
आगे भी मिलती रहें।